अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले आज का रन डाउन। वज़ीर आज़म की बाउक कॉन्फ्रेंस के लिए चीन रवानगी आज रात में होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा की चीन यात्रा और सबसे पहले अमरीकी दिफा हैं जिन्होंने चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मुलाकात की है चाइनीज़ ऑफिशियल से। पंजाब हुकूमत का 100% तालीम का अज़्म। भारतीय इलेक्शन पहला मरहला 60% टर्न आउट। क्या अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद ड्रोन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? क्या अमरीका को यूक्रेन का दिफा और नेटो में मजीद तोसी देनी चाहिए? और आखिर में हम आज बात करेंगे असद अमानत अली खान साहब की, जिनकी आज 7वीं बरसी है। नाज़रीन, ये थे टॉपिक्स। और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने शुरू में आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब आज रात रवाना हो रहे हैं चाइना, और वहाँ पे वो बाउक कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे, और उसमें उनका एक की नोट एड्रेस भी है, और उसमें उसकी ज़रा इंपॉर्टेंस जानते हैं। और इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। उनसे ज़रा बात करते हैं। मारिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मारिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि बाउक कॉन्फ्रेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और साइनो पाक रिलेशनशिप के लिए ये कितनी अहमियत रखती है? देखिए जी, ये बहुत ज्यादा अहम कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से कि इसमें न सिर्फ तजारती बल्कि इसके अंदर अस्करी जो मुख्तलिफ किस्म के माहदे और जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत की जाएगी। और न सिर्फ बातचीत की जाएगी, इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जो चीन की कलीदी किरदार है उसके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा जो है इस खत्ते के अंदर और खासतौर पर एशियन सिक्योरिटी के अंदर उसके ऊपर एक बहुत अहम जो है आपको इसके अंदर इसका किरदार नजर आएगा। और पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बोलने की स्पेस दी है, बल्कि इससे पाकिस्तान का जो रोल है खासतौर पे एशियाई सिक्योरिटी के अंदर और एशियाई तरक्याती प्रोग्रामों के अंदर, उसको भी बहुत हद तक तरवीज मिली है। तरक्की बहुत हद तक उन्होंने इसकी पेशराई की है। तो ये इस लिहाज से बड़ी वाज़े जो है एक पैगाम है बाकी दुनिया के लिए, खासतौर पे एशियाई ताकतों और बाकी बैनुल अक़वामी ताकतों के लिए भी, कि पाकिस्तान को वो चीन जो है कलीदी हैसियत से देखता है इस खत्ते के जो ताकत का तवाज़ुन है उसके अंदर भी, और उसके अलावा जो भी इसके तरह की जो काम है उनके अंदर भी। ठीक है। अच्छा मारिए, हम देख रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, चाइना के साथ बड़ा एक्टिवली एंगेज किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि चाइना की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं काम करने में। तो आप पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक लेवल पे है उसको किस हद तक आगे जाता हुआ देख रही हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि आपने पहली दफा पाकिस्तान और चीन के जो तरक्याती मकासद हैं या जो उनकी गोल पोस्ट हैं उनको यकसा करने की कोशिश की है। चीन के लिए इस वक्त अवलिन तरजीह उनकी इक्तिसादी तौर के ऊपर यह है कि जो चीन की नॉर्थ वेस्टर्न रियासतें हैं, जो जिसमें सिंकियांग की रियासत भी है, उसको वो जो है एक बैनुल अक़वामी सतह तक लेके जाना चाहते हैं और उसको एक बैनुल अक़वामी तरक्की का जो मेयार है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसकी तरक्की इस बात से मुंसलिक की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो एशिया रूट है, यानी कि जो पाकिस्तान चाइना ईस्टर्न कॉरिडोर बन रही है, उसको जो है ना सिर्फ उसके अंदर तोसी की जाए बल्कि उसके जरिए जो है इस खत्ते की जो है इज्तिमाई तरक्की की जाए। इसलिए जो है ये कॉरिडोर के ऊपर काशकर से गवादर तक की जो कॉरिडोर है इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से बात की जा रही है। फिर 600 मेगावाट के जो है कोयले पे चलने वाले जो है क्या कहते हैं प्लांट्स तवानाई के प्लांट्स जो हैं उनको भी कायम किया गया है। इसके अलावा कराची के अंदर कराची कोस्टल हाईवे 2 और कराची कोस्टल हाईवे 3 यानी 1100 मेगावाट की जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो भी चीन के साथ मिलकर जो है ना सिर्फ उनको बड़ी तेजी से उसके ऊपर काम किया जा रहा है, बल्कि 2017 तक उम्मीद रखते हैं कि वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बने हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा भी जो इस वक्त जंग में जो सोना निकला है और जो कॉपर निकला है उसके ऊपर भी जो है चाइनीज कंपनी से बातचीत की गई है। इस लिहाज से ये दोनों की जो इक्तिसादी जो मकासद हैं फॉर डेवलपमेंट उनको जो है एक दूसरे के साथ
लाजिम और मजलूम की तरह देखा जा रहा है, ना कि अलग-अलग। ठीक है। अच्छा मारिया, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना की तरफ से, नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि $30 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें भी थोड़ा सा कुछ होमवर्क करना चाहिए। और ख़ासतौर पे लैंग्वेज के हवाले से मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में एक जगह पे वो गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा कि आप ये अश्योर करें कि ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं उनमें चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तानीज़ जो हैं वो सीखें, ताकि जब चाइनीज़ यहाँ पे आएँ तो उन्हें इस तरह के मसले जो लैंग्वेज के हवाले से बैरियर्स आते हैं वो ना हो। तो इस हवाले से आप चूँकि थिंक टैंक्स भी आपका एक एरिया है, डिफेंस भी आप देख रही हैं, इकोनॉमी भी, तो इसमें आप समझती नहीं है कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ अब एज ए नेशन बढ़ना चाहिए? देखिए, जबान सबसे बड़ी जो है एक राब्ते की एक डोर होती है, और अगर आप किसी की जबान सीखते हैं तो उसके लिए आपकी तमाम जो उसकी तहजीब है, तमाम जो उसके रवाबत है, वो आपके लिए खुल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि अमेरिका की दफाई पॉलिसी भी पूरी वाज़ेह है कि आइंदा आने वाली जो सदी है उसके अंदर इसका तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी रुझान होगा तरक्की का, वो एशिया की तरफ होगा। और एशिया के अंदर सिर्फ आपके पास 2 या 3 ताकतें मौजूद हैं, जिसमें चीन जो है सरे फहरिस्त है, इसके अलावा रूस है, और रूस के अलावा भी जो है आपके पास जापान है। जहां चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वो ताकतें हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर जो है एक बड़ी ताकत बनकर निकलेंगी, लेकिन इसमें चीन सबसे सरे फहरिस्त है। जापान की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कमी आ रही है, और ये समझा जाता है कि एक वक्त में आइंदा आने वाली दहाई तक तकरीबन जो जापान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7% रह जाएगी। ठीक है। जबकि चीन के अंदर जो है तकरीबन जो एक्टिव पॉपुलेशन है वो दुनिया के अंदर तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर होगी। तो इस लिहाज से भी आपके लिए जरूरी है कि जब इक्तिसादी जो मराकज हैं वो भी चीन की तरफ जा रहे हैं, और इसके अलावा आपके भी जो है दोनों के जो है कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी, तो जुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है रवाबत बढ़ाने में, और आपके लिए वो तमाम बंद दरवाजे खोलने में जो आपके पास इस वक्त खुले हुए नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मारिया, दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है अमरीकी वज़ीर दिफा चक हेगल जो हैं वो लियोनिंग जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइनीज़ का, उस पे गए हैं, एंड ही इज़ द फर्स्ट वन टू विजिट एनी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये बताएं कि ये क्या आप देख रही हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है विद द बैकड्रॉप ऑफ वो जो यूएस की पॉलिसी है पिवट टू एशिया पॉलिसी, उसको भी देखते हुए, और ख़ासतौर पे जो साइनो रशियन थॉ है उसको सामने रखते हुए इसकी क्या इंपॉर्टेंस? देखिए, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसके अंदर सिंबलिज्म है वो इससे भी ज्यादा अहम है। ये पहली दफा अमेरिकन जो वज़ीर दिफा है उनको इन्होंने जो है चाइनीज सी कैरियर पे बनाया है। सी कैरियर का मतलब ये है कि चाइना जो है अब ब्लू वाटर जो है नेवी बन के, ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये है कि आप अपनी ताकत जो है वो बहराए हिंद से लेके जो है अटलांटिक ओशन तक या पैसिफिक ओशन तक कर रहे हैं, यानी कि आपके पास बैनुल-अक़वामी या ग्लोबल रीच आपको हासिल हो गई है। इसके अलावा ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि आप एक अस्करी ताकत, बैनुल-अक़वामी अस्करी ताकत बनकर उभर रहे हैं। तो ये वाज़ेह तौर के ऊपर चीन की तरफ से एक जो है एक पैगाम है अमेरिका के लिए कि अब चीन जो है महज एक इलाकाई ताकत नहीं है बल्कि एक बैनुल-अक़वामी ताकत की तरफ। बल्कि मैं देख रहा था कि ये जो दौरा हुआ है ये अमेरिकन रिक्वेस्ट पे हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे स्पेंड किए हैं, और जाहिर है कि वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस भी किए होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी कोई ये वजह तो हो सकती है कि जिस तरह आपको मालूम ही है कि रशिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जहाँ पे जो कि 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है, 2400 माइल्स का है, तो उसमें जो चाइना की आउटरीच थी विद इन द रशियन टेरिटरी, उसको रशियंस ने अलाउ किया है, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेशन ऑफ दैट रीजन। तो ये जो सिग्निफिकेशन है इसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि यूएस पॉलिसीज में वो चेंज हो रही हूँ? देखिए, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इस वक्त जो है जो अमेरिका की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई थी वो ये थी कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो मूवमेंट थी उसके ऊपर जो है ना सिर्फ उसकी पुष्टनाई की जा रही थी CIA की तरफ से बल्कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ उससे पहले क्योंकि रूस के जो है जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उसके बाद जो मुख्तलिफ एजेंट्स या मुख्तलिफ लोग वहाँ मौजूद थे उसके ऊपर रूस ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन पिछली 5 सालों में चीन ने ना सिर्फ जो व्लादिवोस्तोक
जो इनकी पोर्ट भी है और अटलांटिक ओशन के साथ भी इसकी कनेक्शन है, उसको भी और बल्कि इस एरिया को भी जो है डेवलप किया। इससे ना सिर्फ माशी तौर के ऊपर दोनों की जो है इक्तिसादी तरक्की जो है एक दूसरे के साथ लिंक हो गई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भी ये बहुत अहम जो है पोर्ट है, क्योंकि इसके जरिए जो है आपके पास तमाम अटलांटिक प्लस पैसिफिक ओशन जो है वो एक्सेसिबल है। और तीसरी बात ये कि अगर ये साइनो रशियन जो है ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जो CIA के पास बेसिस थी और जो अमेरिकन आर्म फोर्सेस के पास जो मुख्तलिफ किस्म की बेसिस मौजूद थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर, वो भी ज़ेरे आताब आएंगे और उनके लिए भी वहाँ मुश्किल हो जाएगा काम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और ये इस बात की काफी करती है। अच्छा, इसमें ये बताएं मारिया कि ये जो अभी क्राइमिया का वाकया हुआ, उसकी वजह से आप समझती हैं कि एक नई रीअलाइनमेंट चल रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे? अमेरिका की तरफ से भी एक नई पॉलिसी हम देख रहे हैं कि रशिया को भी काउंटर करने के लिए वो आप सोच रहे हो कि चाइनीज को वू किया जाए। ये कहाँ तक मैटर करता है? देखिए, बहुत हद तक मैटर करता है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है अमेरिका को यूक्रेन के ऊपर वो ये है कि एक तो ये कि रूस जो है इस खत्ते में और बैन अवी तौर के ऊपर भी एक वाज़े और एक बैन अवी ताकत बनकर दोबारा उभर आया है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन की जो री एनेक्सेशन हुई है रूस के साथ, उससे जो चीज बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त कोई भी दफाई जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, और ना ही नेटो फोर्सेस। अभी तक नेटो ने और अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उन्होंने अपनी जो है नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ खित्तों में जाके लड़ी है। लेकिन अमेरिका की जो ताकत का तवाज़ुन, जो ताकत का मरकज था वो ये था कि अगर किसी भी नेटो ममालिक में किसी पे भी हमला होएगा तो एक पे हमला जो है तमाम ममालिक के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। और इस वक्त मसला ये इनके पास पेश आ रहा है कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जिनको इन्होंने नेटो में जो शामिल किया, अगर उनके खिलाफ एक एरियल असॉल्ट भी रूस कर देता है तो इस वक्त नेटो इस वक्त किसी सूरत हाल में नहीं है कि वो एक बैन अवी जंग लड़ सके बतौर एक मिलिट्री ब्लॉक रूस के खिलाफ। या तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त नेटो का अफवाज का इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से। नेटो अफवाज जो है इस वक्त एक दफाई मोड में है अफगानिस्तान तक में। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब अफगानिस्तान तक में एक दफाई मोड में है तो यूरोप के अंदर उनके पास इस वक्त एक दफाई जंग लड़ने की कोई सलाहियत नहीं है। और इसके अलावा अमेरिकन फोर्सेस भी जो है फिलीपीन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक शिफ्ट करना चाह रही हैं, और जब वो फिलीपीन से और जापान से निकल के ओकिनावा से निकल के जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनी रीपोजिशनिंग कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये तमाम जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर जंग लड़ेगी, जिसमें नेटो की एक बहुत बड़ा रोल, नेटो को रोल हासिल हुआ सर जंग के खत्म होने के बाद, वो तमाम रोल जो है इस वक्त एक बहुत बड़े सवालिया निशान का शिकार है। क्योंकि रूस ने ये बात बावर करा दी है कि रूस न सिर्फ इस खत्ते में एक बहुत बड़ी ताकत है, अस्करी ताकत है, एक बैन अवी ताकत और इलाकाई ताकत के साथ साथ वो किसी सूरत भी अपने मकासद के खिलाफ अमेरिका को इस खत्ते में पाँव नहीं जमाने देगा। तो ये नामुमकिन है कि चीन के दरमियान वो कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर सके जिससे रूस और चीन के दरमियान जो है इख्तिलाफात पड़े। अच्छा मारिया, लास्ट क्वेश्चन, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अफगानिस्तान पे, चूँकि आपकी किताब भी आई हुई है और आप काफ़ी उस पर लिखती भी रहती हैं, मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे तालिबान, जब तक वो पोलिटिकल प्रोसेस में या इलेक्ट्रल प्रोसेस में नहीं आएंगे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ फॉर डेमोक्रेसी, FAUX। तो आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए जी, ये तूफान से आने से पहले की खामोशी है। इस वक्त मसला अफगानिस्तान का बहुत यूनिक है। अफगानिस्तान का मसला ये है कि इस वक्त BSA एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने सिक्योरिटी की जो है जिम्मेदारी उठानी है, उनका मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उनकी जो मईशत है या उनकी जो उनकी इकोनॉमिक्स है वो कौन देगा, फाइनेंसिंग कौन करेगा। दूसरी बात ये कि अफगान स्टेट है उसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा अगर सिक्योरिटी नहीं मौजूद है। और तीसरी बात ये है कि अगर अफगान पार्लियामेंट नहीं है तो अफगान पार्लियामेंट की अदम मौजूदगी में अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी कौन करेगा। चौथा मसला ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है और जो तालिबान के साथ उनके जो हामी हैं उनको आप पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे एंट्री देंगे। मसला ये है कि आपको पार्लियामेंट चाहिए ताकि BSA एक्सेप्ट हो। BSA एक्सेप्ट होता है तो अफगान हुकूमत की
जो है डिपेंडेंस होती है। लेकिन जब ये तमाम कुछ होता है तो फिर मसला ये है कि जो नेगोशिएशन का जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, 6 फरीकी मुज़ाकराती अमल है जो पाकिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान चल रहा है, उसके नताइज में जो लोग आएंगे, जो ताकत चाहेंगे और जो सियासी ताकत के अंदर अपना हिस्सा मांगेंगे, तो आप हिस्सा कैसे देंगे? और अगर आप वो हिस्सा उनको देते हैं तो फिर अफगान जो पार्लियामेंट है उसकी लेजिटिमेसी क्या है? तो इस वक्त बहुत मुश्किल दरपेश है और मेरे ख्याल से मसला इसी बात के ऊपर बैठेगा कि जो 6 फरीकी मुज़ाकरात हैं इनका नताइज क्या है और उनकी नताइज की बुनियाद के ऊपर ये पार्लियामेंट्री जो नताइज हैं ये आगे चलेंगे। वरना हो सकता है 2-3 महीने बाद आपको दोबारा अफगानिस्तान में इलेक्शंस करवाने पड़े। चलें, अल्लाह खैर करे। मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइटफुल एनालिसिस। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी नाज़रीन, और तफसील से दोनों इशूज़ पे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से भी और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के दौरे चीन के हवाले से भी बात कर रही थी, और फिर साथ अफगानिस्तान के बारे में भी। अगला जो टॉपिक नाज़रीन, वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि पंजाब हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि पंजाब में 100% तालीम जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, इनरोलमेंट जो है मैट्रिक तक उसको इंश्योर किया जाएगा। इसी वाले से हमें ज्वाइन किया अब्दुल जब्बार शाहीन साहब ने, जो सेक्रेटरी स्कूल्स हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, किसाना साहब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपका प्लान है ये कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये 100% का जो टारगेट है ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। आपकी जाहिर है प्लानिंग की है आपने और उसको इंश्योर भी आपने करना है, तो कैसे करेंगे आप? जी किसान साहब, इसमें मैं अर्ज करूं कि ये जो 100% अचीवमेंट है ना एनरोलमेंट की, ये कोई इसी साल में नहीं होनी। अच्छा जी। ये हम करेंगे 3 सालों में। ठीक। इस वक्त हमारी जो एनरोलमेंट है वो 88.2% है। सही। तो बाकी जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको हमने इंश्योर करना है कि अगले 3 सालों में हम स्कूलों में ला सकें। ठीक है जी। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज का एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की फिगर्स हैं, वो आपसे जरा शेयर करूंगा जी, प्लीज गो अहेड। वो कहते हैं जी कि जो 5 से 16 साल तक की एज के बच्चे हैं पंजाब में, उनकी तादाद 25.6 मिलियन है। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि इनमें से 21.3 मिलियन बच्चे ऑलरेडी स्कूलों में मौजूद हैं इस एज के। ठीक। जिसमें ज्यादा बच्चे पब्लिक स्कूलों में हैं और कम बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25.6 मिलियन में से 21.3 मिलियन बच्चे स्कूलों में हैं, तो हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं वो 4.3 मिलियन हैं। ठीक है। ये 4.3 मिलियन बच्चे हैं, जो इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं 2.5 मिलियन जो हर साल 5 साल की एज अटेन करते हैं और स्कूल में दाखिले के काबिल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 25 लाख बच्चे तो मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो तो मैं हर साल वैसे पहले भी एडमिट करता आ रहा हूं, पिछले साल भी एडमिट किए। ठीक है। मेरा कंसर्न तो फिर 4.3 में से ये 2.5 मिलियन निकाल दूं तो टोटल 1.8 मिलियन बच्चे हैं। यानी ये 1.8 मिलियन बच्चे जो हैं, ये मेरा कंसर्न है, जो स्कूलों में होने चाहिए थे और स्कूलों में नहीं है। ठीक है। अब इस बैकलॉग को मैंने 3 सालों में कैसे कवर करना है, वो मैंने ऐसे स्ट्रेटजी बनाई है कि 2.5 मिलियन तो मैं रूटीन में करता हूं। ठीक है। ये मैं 1.8 को 3 सालों पे तकसीम करूं तो मुझे 6 लाख बच्चे एडिशनल हर साल एडमिट करने होंगे पहले की निस्बत। ठीक है। 6 तो लाख ये मेरे बन जाते हैं 31 लाख बच्चे। ठीक है। मैं हर साल 31 लाख बच्चे मैं अगर एडमिट करूं तो मैं 3 सालों में ये बैकलॉग सारा कवर कर देता हूं। मगर क्योंकि हर साल बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट भी होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लिहाजा मैंने ये अलाउंस रखा है कि मैं 31 लाख नहीं, मैं 34 लाख से ऊपर बच्चे ऑन एन एवरेज हर साल एडमिट करूंगा स्कूलों में, ताकि ड्रॉप आउट का उसमें क्वेश्चन रख सकूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लान बनाया और इंशाल्लाह हमने 31 मई 2016 तक ये 100% एनरोलमेंट करनी है और हम दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको करके। अच्छा, वो तो खैर मुझे पता है शाहीन साहब, मैं तारीफ नहीं किया करता नॉर्मली, लेकिन आपका मुझे चूंकि बैकग्राउंड का थोड़ा सा अंदाजा है और जिस तरह कि आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, यू आर अ डूअर, इंशाल्लाह यू विल डू इट। मुझे ये बताएं कि ये जो एनरोलमेंट है इसमें जाहिर है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ जी। और पेरेंट्स को आप नॉर्मली अब जब कहते हैं कि जी आप बच्चों को स्कूल भेजें, तो वो कोई कहता है जी कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, वो अर्न करते हैं हमारे लिए, आपको
जो कल्चर है, हाँ। तो उसमें क्या इंसेंटिव रखेंगे आप पेरेंट्स के लिए ताकि वो इंश्योर करें कि बच्चे जो है वो स्कूल में जा सकें? हाँ जी, एक मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, एक आपको अभी पता होगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आ रहा है, ठीक, जिसमें हर पेरेंट ने ये इंश्योर करना है कि उसका बच्चा स्कूल में जाए, ठीक है, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, बट दैट इज कंपल्सरी आल्सो। वो उसके पेरेंट ने उसको भेजना है। अगर वो पेरेंट नहीं भेजेंगे तो उनके पेरेंट्स को जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह मिल रही है तो वो सब्सिडी उनसे विथड्रॉ हो जाएगी, फिर वो सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी। मगर एक हमने इसमें एडिशनल ये किया है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट में एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको लिंक किस तरह कर रही है अब कि जो फैमिली इस बेनिफिट से मुस्तफीद हो रही है जी, उसको ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं इनको आप स्कूल भेजें तो हम आपको इस ओवर एंड अबव दिस 1000 हम आपको 200 रुपया पर बच्चा अच्छा, देंगे पर मंथ, आप इनको स्कूल भेजें। ये एक एडिशनल आपको हम पैसे Incentive। मजीद भी देंगे ठीक है, इस बात के लिए कि आप उन बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, दिस इज गुड, एक तो स्टेप ये ले रही है गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेप फीमेल जो बच्चियां हैं उनके सिलसिले में हमने लिया है, हम ये खासकर जो लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ 16 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के जी, उनमें हम बच्चियों को स्टाइपेंड दे रहे हैं क्वार्टरली 600 रुपया एलिमेंट्री स्कूल तक का, और हाई स्कूल का दे रहे हैं 900 रुपया। अच्छा जी, वो ताकि जो 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 बच्चियां हैं उनकी एनरोलमेंट को भी और उनकी रिटेंशन को भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट और भी सोच रही है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, बिल्कुल सही है, जहां पे लोगों के ये हालात हैं, उनको क्या क्या और इकोनॉमिक बेनिफिट दिए जाएं ताकि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकें। अच्छा, इसमें बच्चों और बच्चियों की कोई तफरीक तो नहीं है आपकी पॉलिसी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ये बल्कि हमारा एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जी हाँ, कि हमने जेंडर पैरिटी अचीव करनी है 2015 तक। ठीक है, और मैं आपको बता के बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमारे पास जो टीचर्स की तादाद है पूरे पंजाब में, फीमेल टीचर्स ज्यादा है मेल टीचर्स की निस्बत। अच्छा, वेरी गुड, और जो 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 स्कूलों में रेशियो है बच्चों और बच्चियों की, उसमें को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो बच्चियां जो है वो 48% है और बच्चे 52% है। ये जो 2% का गैप है ये इंशाल्लाह हमने अगले साल मीट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक और सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगा कि रूरल और अर्बन की भी कोई डिवाइड तो नहीं है? नॉट एट ऑल। हमारा तो जो है ना ये कैंपेन, जब हम एनरोलमेंट की कैंपेन करते हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द प्रोविंस, ठीक है, यूनिफॉर्म चलती है। और हर जगह पे हमारे जो लोग पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जाते हैं, हमने हर स्कूल का जो कैचमेंट एरिया है, खा वो रूरल में है खा वो शहर में है, अच्छा जी, उस कैचमेंट एरिया में वो जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी है, वो जाएंगे घर घर, और ऑलरेडी उन्होंने बच्चे जो है आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे किस किस घर में हैं। अब वो पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे और उनको लेके आएंगे स्कूलों में। अच्छा, और स्कूलों में लाने के बाद फिर फ्रेंडली माहौल उनको देंगे, अच्छा, ताकि शुरू में बच्चे जो हैं वो स्कूल के साथ उनको लगाव हो जाए और वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। ठीक है। अच्छा शाहीन साहब, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि एक तो मुझे ये बताएं कि क्वालिफाइड टीचर्स के हवाले से कि वो उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे। दूसरा जो है वो ये है कि जो स्पेशल किड्स हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भी कुछ मुराद हैं, उनके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स हैं? जी, मैं पहला सवाल आपका जो है ना वो पहले उसका जवाब देता हूँ कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स। आपको ये जान के खुशी होगी, फर्स्ट टाइम हुआ है ये, और वो पंजाब में हुआ है जी, कि हमने अभी जो टीचर रिक्रूट किए हैं 2 दिन पहले जी, यानी पिछले महीने मार्च में जो एक्सरसाइज हुई है वो पूरे साल से शुरू थी। हमने एनटीएस के थ्रू पूरे पंजाब में एक रिटन टेस्ट दिया है। 6,54,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उस एग्जाम में, ठीक है, और उसमें 1,37,000 ने वो इम्तिहान पास किया। उन 1,37,000 में से हमने कोई 29,800 टीचर्स रिक्रूट करने थे जी। वो हमने फिर उसके बाद वो जिन लोगों ने वो टेस्ट क्वालिफाई किया, 50% मार्क्स लिए, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। और आपको मैं बता दूं कि इंटरव्यू में किसी के पास कोई लेवरेज नहीं था। पूरी कमेटी में, रिक्रूटमेंट कमेटी में डीसीओ चेयरमैन है, ईडीओ
जो एजुकेशन है वो मेंबर है, ईडीओ फाइनेंस मेंबर है, डीएमओ मेंबर है और डीओ एजुकेशन मेंबर है। ठीक है, और ठीक है। सिर्फ 5 नंबर है इंटरव्यू के, कोई बिल्कुल ठीक है। मैनिपुलेट नहीं कर सकता। 100% मेरिट पे हमने ये टीचर बस भर्ती की है। बस फाइनली स्पेशल किड्स का जरा थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें मुझे। मैं स्पेशल किसका बताऊं, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है पंजाब में, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनके स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको खासी मराहत है, उनको कोई फीस नहीं है, कोई उनसे कोई किताबों के पैसे नहीं, कुछ नहीं, बल्कि उनके लिए गवर्नमेंट ने को बसें भी दी हुई हैं जो बच्चों को लेके आती हैं, लेके जाती हैं। इंशाल्लाह। इसके बारे में मुझे इतना ज्यादा डिटेल से इल्म नहीं है, क्योंकि ठीक है। ये इसका चलें, इसकी मैं छुट्टी अलग है। मैं किसी दिन फिर मजीद तफसील पे इससे बात करूंगा। शाहीन साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको इंशाल्लाह मॉनिटर करते रहेंगे और आप इंशाल्लाह जब ये टारगेट अचीव करेंगे तो हमें एक्चुअली आपको या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और आपकी टीम को सर सैयद पंजाब का जो लकब देने में कोई तामुल नहीं होगा। हमें इस वक्त बहुत से सर सैयद चाहिए जो हमारी तालीम को इंश्योर कर सकें और अल्लाह ताला करे कि जो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। विश यू गॉड स्पीड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत मेहरबानी किसान साहब। अब्दुल जब्बार शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब, और तफसील से बता रहे थे कि पंजाब में 100% तालीम जो है वो कैसे इंश्योर की जाएगी। अगला टॉपिक भारतीय इलेक्शंस के हवाले से, और आपको मालूम है नाजरीन कि आसाम और त्रिपुरा में इलेक्शंस हुए हैं। पहला मरहला उनका हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात और सबसे महंगे भी इंतखाबात हुए हैं। इनका ज़रा तजिया करते हैं और चलते हैं भारत, और भारत में बात करते हैं हमारे दोस्त संदीप दीक्षित साहब से। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं। संदीप जी आदाब। जी सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप संदीप जी? मैं बढ़िया हूँ, ठीक। आप कैंपेन में कहीं फंसे हुए तो नहीं है खुद भी? नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो पहला फेज था वो अच्छा हो गया और हमने देखा कि 60% से ज्यादा का टर्न आउट हुआ है। इसकी क्या वजह थी? ये ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर इलाके हैं, ये वजह थी? पॉलिटिकली अवेयर तो पहले भी थे। ये थे कि सड़कें दुरुस्त हो गई हैं और व्हीकल्स आ गई हैं, तो जहां 15 किलोमीटर चलना होता था लोग नहीं चलना चाहते थे, आज चलते हैं। और फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हर आदमी के पास मोबाइल है, एसएमएस आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की भी मुहिम चली हुई है। अच्छा, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ज्यादा वोट डालिए। और यहाँ तक कि चंडीगढ़ में जहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां अगर आप इंक दिखाएंगे कि वोट डाला है तो रेस्टोरेंट्स में 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह की भी स्कीम्स आ गई हैं। ठीक है। तो और फिर कभी कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन या गुस्सा, उसकी वजह से भी परसेंटेज बढ़ती है। अच्छा, अब जो अगले मराहिल होंगे उसमें आप क्या समझते हैं कि इसी तरह गर्मा गर्मी रहेगी या थोड़ा सा डैम्पन होगा माहौल? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मरकरी तो चढ़ जाएगी, ज्यादा गर्म होगा, पर परसेंटेज जरूर हाई होगी। और ये हाई परसेंटेज होने का ट्रेंड जो है इंडिया में, हिंदुस्तान में पिछले 3, 4, 5 साल से हुआ है। जब स्टेट इलेक्शंस में भी काफी वोटिंग हुई है। पर इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये अभी अनक्लियर है। पिछली बार 4 प्रोविंसेस के इलेक्शंस हुए थे, उसमें से एक जगह कांग्रेस हार गई, हालांकि वोटिंग हाई थी। 2 प्रोविंसेस में बीजेपी ने रिटेन किया, हालांकि वोटिंग हाई थी। और दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी तो नहीं मिली, पर सरप्राइजिंग नंबर ऑफ लार्ज सीट्स मिली थी हाई वोटिंग से। ठीक है, तो इस दफा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट होगी और कोalition जो है वही आएगी? जाहिर है जिस तरह पहले भी आती होती है। लोकल जो पार्टीज हैं उनका काफी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। जी बिल्कुल, लोकल पार्टीज का तो बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और उनको अच्छी सीटें आएंगी। तो कोई भी पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी वो इनको बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। और चूंकि इनको नजरअंदाज नहीं कर सकती और कोalition में लेना होगा, तो उसकी वजह से जो लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपना ही एजेंडा सिर्फ फुलफिल नहीं कर पाएगी, उसको अकोमोडेट करना होगा बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया को, बाकी लैंग्वेजेस और कल्चर्स को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसमें मुझे ये बताएं कि जो आपके इतलात हैं वो क्या हैं, कि ज़्यादा अच्छे तरीके से किसने फेयर किया है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने या आम आदमी पार्टी ने? अभी तक बहुत जगह बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट है। कई जगह तो जैसे मई में इलेक्शंस में करीब महीना पड़ा हुआ है, नॉमिनेशन भी नहीं फाइल हुए हैं। ठीक है। तो कैंडिडेट्स हालांकि थोड़े बहुत फाइनलाइज हो गए हैं। तो पूरा अगर हम देखें तो इंडिया में 542 सीट्स हैं। जी हाँ। उसमें बीजेपी फाइट में है शायद 280 सीट्स में। अच्छा। या 300 सीट में। उनमें से जाहिर है कि जो हिस्टोरिक ट्रेंड होता है, आप 30% हारते हैं। और उसी तरह कांग्रेस भी फाइट में है करीब 175 सीट्स में। ठीक है। और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीट्स में फाइट में नहीं है। अच्छा। पर उसके बड़े हाई क्वालिटी के जो लीडर्स हैं,
जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। इनफैक्ट 10 साल पहले आउटलुक मैगजीन ने कवर स्टोरी की थी और उनका नाम लिया था कि ये क्यों नहीं लड़ते, जैसे कि मेधा पाटकर हैं जो बॉम्बे से लड़ रही हैं। तो उनके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो यानी आम आदमी का क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो पार्लियामेंट में जाएगी वो बहुत अच्छी वो बेहतर होगी। अच्छा, ये बताएं कि ये मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो जहां पे भी जाते हैं लोग अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कभी कोई चीज उनके ऊपर फेंक देता है, कोई थप्पड़ लगा देता है, ये क्या हो रहा है? जी, ये शायद कुछ तो साजिश के तहत ही होगा और कुछ स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट थी और 49 डेज के बाद उन्होंने छोड़ दी थी। हाँ। तो कई प्रोमिसेस पूरी नहीं कर पाए थे, कई एक्सपेक्टेशंस जो थी वो मीट नहीं कर पाए और कुछ केसेस में हुआ कि लोगों के अंदर ही अननेचुरली हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई। ठीक है। तो शायद उसका भी एक आउटकम है। पर बेसिकली ये है कि अरविंद केजरीवाल बिना सिक्योरिटी के चलते हैं, करीब करीब इनके पास निल सिक्योरिटी होती है। वेरी गुड। तो यानी कि हर आदमी इनके पास पहुंच सकता है और हाथ छू सकता है। अच्छा, आपके यहाँ इसका मतलब है कि वो जो कई दफा हम देखते हैं हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको अक्सर लोगों को और अक्सर खासतौर पे लीडर्स जो हैं उनको प्रोटोकोलाइटिस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इतना ज्यादा प्रोटोकॉल वगैरह आम आदमी पार्टी नहीं ले रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही। मोदी साहब को तो मेरे ख्याल से 300-400 मीटर दूर से ही आप देख सकते हैं। अच्छा। और बाकी बड़े लीडर्स का भी यही सूरत हाल है। केजरीवाल एक हैं और उनकी बाकी भी लीडरशिप ऐसी है जो कि बिना सिक्योरिटी बिना तामझाम के मूव कर रही है। चलें संदीप जी, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप जरा कमेंट कर दें जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ, युवराज के बारे में मैं देख रहा था लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, बल्कि वो जो आपको पता है हैरी पॉटर में जो एक कैरेक्टर था डिमेंटर, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये डिमेंटर्स किस जो वो उसने डिलीवर की है इंडियन टीम को, जिसने उसकी रूह जो है वो खींच ली है। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोगों की माने तो बात सही है, पर सचिन तेंदुलकर की माने तो सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि फेवर की है। हाँ, युवराज हैज अ लॉट इन इट एंड दिस वाज जस्ट वन बैड डे। नहीं, और उसके अलावा फिर देखिए संगाकारा साहब और महिला जयवर्धना का लास्ट मैच था। ठीक बात। और ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। तो शायद इनको भी तो एक फिटिंग होनी चाहिए, गिफ्ट देनी चाहिए जो लोग 4 बार फाइनल में पहुंचे और उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत मेहरबानी जी। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से इंडियन इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे। अब चलते हैं अगला टॉपिक कवर करते हैं और वो है अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद ये कहा जाता था कि ड्रोन हमले शायद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं सीए की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो शायद चलता रहेगा। इसी वाले से ज़रा बात करते हैं सैफुल्लाह गुल साहब से जो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन पेशावर, उनसे बात करते हैं। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गुल साहब, क्या आपकी क्या इतलात हैं और क्या राय है कि जब ड्रॉ डाउन हो जाएगा, अमेरिका यहाँ से चला जाएगा अफगानिस्तान से, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ड्रोन प्रोग्राम जो वहाँ से लॉन्च किया जा रहा था और कुछ फॉरवर्ड एरिया से भी लॉन्च किया जा रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी अपनी राय क्या है? देखें, जैसे मैं तो इस चीज से इख्तिलाफ इस हवाले से भी करूंगा कि एक तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो जब इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसको और ज्यादा डेवलप किया जाता है। ठीक। एक तो ये बिल्कुल यानी नहीं समझ आती, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी यूएस पॉलिसी जो है और बड़े ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वो भी अनाउंस कर चुकी है कि 2017 तक तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पर रखना भी है। ड्रॉ डाउन होता भी है, उसके बावजूद जो है फिर भी यहाँ पर ये बेसिस जो है वो 2023 तक कहा जा रहा है कि वो तो हर हाल में रहेंगे। तो जब बेसिस उनके पास रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ड्रोन अटैक से तो कोई ये कहना कि यानी वो नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि वो ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आती। ठीक है, तो इसमें अब गुल साहब जो फिर वो अगर अफगानिस्तान से करेंगे तो ये फिर जो इंडिपेंडेंट हुकूमत आएगी इस इलेक्शन के बाद, उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि उसके मुल्क से बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी और मुल्क में हमला करने के लिए? जी देखें, अगर हम बॉर्डर के बोथ साइड्स अगर भी देखें तो ड्रोन्स तो यानी पाकिस्तानी साइड्स पर भी होते रहे और अफगान साइड्स पर भी होते रहे। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आएगी, चाहे कोई भी आए, अगर चाहे हम बात करें डॉक्टर अशरफ गनी की बात करें या अब्दुल्ला की बात करें या जो थर्ड रनिंग कैंडिडेट जो कहा जा रहा है कि वो यानी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, तो ज़लमे रसूल की बात, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कार्रवाई भी तो यानी यहाँ पर मौजूद था। द सेम अब भी यानी पैटर्न उसी तरह ही रहेगा। पॉलिसीज जो है वो तो डिवाइड हो रही हैं, कहीं और से होंगी, क्योंकि इवन अगर हम देखें तो इकोनॉमी, अफगान इकोनॉमी जब यानी वो खुद अपने उस पर यानी बेस नहीं कर सकती तो वो किस चीज पर स्टैंड लेंगे? किसी भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट या किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि क्या वो अपनी चीजें खुद रन कर सकते हैं।
तो क्या उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, क्या वो एबिलिटीज हैं? तो वो चीजें ही जब यानी मौजूद ना हो ग्राउंड पे, तो वो किस तरह यानी इंडिपेंडेंट अपनी यानी वो डिक्टेट करवा सकते हैं? ठीक है, चलें सैफुल्लाह गुल साहब का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और नाज़रीन, ये हम ड्रोन के हवाले से बात कर रहे थे सैफुल्लाह गुल साहब से, जो हमें तफसील से बता रहे थे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये पॉलिसी जो चलेगी। इसी हवाले से अब किसी दिन मजीद भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये ड्रोन वाली जो इशू है हम किस पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के इस पर बात करें। लेकिन अगला टॉपिक है इसके हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, कि अभी जो यूक्रेन की पॉलिसी है रशिया की तरफ से वो क्या है, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि रशियन थ्रेट जो है उसको काउंटर करने के लिए नेटो में एक्सपेंशन की जाए, इसका भी चांसेस ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर टू रशिया जनाब खालिद खटक साहब ने। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, एक तो मैं ये देख रहा था कि जो ट्रांसडिनिस्टर के जो लीडर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम क्राइमिया की तरह रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन है उधर से हम देख रहे हैं कि जो मिलिट्री बिल्डअप है वो नेटो कह रही है कि उसमें कोई चेंज नहीं आया और वो अभी तक उनकी पोजीशन जो है वो फॉरवर्ड लाइंस पे खड़े हुए हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको किधर जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखें, ये सिचुएशन जरा से खराब हो रही है और उसके दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि यूक्रेन का जो इंटरनल क्राइसिस है वो खत्म नहीं हो रहा, उसमें जो रूसी और यूक्रेनियंस की जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरा से एक्यूट हो रहे हैं, जरा से सीरियस हो रहे हैं। ठीक है। आपको ये जो उसमें दानिस्क में जो रूसी प्रोटेस्टर्स जो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को उन्होंने वो किया है, झंडा लगा दिया, कंट्रोल किया है। अच्छा, और फिर इसी तरह से खारकोफ में आज क्लैशेस हुई हैं, जो रूसी वहाँ के थे और जो यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस में उसमें से 70 लोग जो हैं अरेस्ट भी हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये मोल्डोवा के साथ जो है इसका ताल्लुक है। ठीक है। और मोल्डोवा में वहां पर भी जो है रूसियों की बड़ी तादाद है इस इलाके में, जो कि क्राइमिया की तरफ मेजॉरिटी में है। और एक थिंकिंग ये भी थी कि शायद रूसी जो है यूक्रेन से गुजर के वहां पे पहुंचे और वहां भी जो है वो क्राइमिया की तरह आजादी का या रूस के हिस्सा बनने का ऐलान करें। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज है वो जॉन कैरी साहब की एक स्टेटमेंट है, आज ही की स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस की 19वीं सदी की पॉलिसियों को काउंटर करने के लिए हम 20वीं सदी के मेजर्स लेंगे। 20वीं सदी के जो तरीके थे वो इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम कोल्ड वॉर की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि 20वीं सदी में दो चीजें हुई थी ना, एक तो जंग हुई थी, पहला जंग, दूसरा जंग अजीम, और उसके बाद कोल्ड वॉर था। मेरे ख्याल में उससे इनका जो हिंट है जॉन कैरी साहब का वो ये है कि हम कोल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, और जिस तरह से कोल्ड वॉर में रशिया को या सोवियत यूनियन को आइसोलेट किया गया था, उसको कंटेनमेंट की कोशिश की गई थी, इसी तरह से होगी। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि नेटो की जो वो एक्सपेंशन जो है एक्सपेंशन है वो उसी का एक हिस्सा होगी, वो उसी का हिस्सा होगी। लेकिन साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर लावरोव का एक आर्टिकल आया है, एक बयान सा आया है गार्डियन में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यूक्रेन के अंदर जो मसाइल है उसको रूस जो है खराब करना नहीं चाहता, रूस यूक्रेन में स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन उसके लिए यह है कि यूक्रेनियंस को रशियन के जो हकूक है उनको पूरा करना होगा, रूसी जुबान को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज फिर से डिक्लेयर करना होगा। पहले ये थी, फिर ये अभी पिछले दिनों में ये खत्म हुआ था कि रूसी जुबान को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे खत्म कर दिया गया था। और दूसरी जो उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि यूक्रेन को नॉन अलाइंड होना होगा, न्यूट्रल कंट्री होना होगा। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन है, देखिए कि क्या होता है, लेकिन कुछ हालात सीरियस हो रहे हैं। नहीं, वो सीरियस तो हो गए हैं, साथ साथ ये भी मुझे नजर आ रहा है कि जैसे अगर ये इस तरह का सिलसिला चलेगा, एक्सपेंशन होगी, यूक्रेन को वो $1 बिलियन देंगे और फिर एक टेंशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये तो पूरी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक मिलिटराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो है ना
यूक्रेन को वो मदद तो देंगे, इकोनॉमिक असिस्टेंस तो देंगे, लेकिन यूक्रेन जो है ना, अगर नाटो का मेंबर बनेगा तो यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो क्लियर है। उसमें जो है ना वो फिर यूक्रेन के जो जहाँ पे रूसी ज्यादा है, मसलन ईस्ट यूक्रेन और साउथ यूक्रेन है, वो फिर यूक्रेन से अलग हो जाएंगे। तो यूक्रेन के लिए भी एक डायलेमा है, या वो नाटो का मेंबर बनेगा, या फिर ये है कि इसकी जो डिसइंटीग्रेशन है वो फिर एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और मेरे ख्याल में सियासी तौर पे जो है ये खुदकशी होगी यूक्रेन के लिए कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि उससे जो है ना यूक्रेन की डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल फिर जो है क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज जो ये है कि आलमी तौर पे चक हेगल साहब की जो सिचुएशन उभर रही है, चक हेगल साहब की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने टोक्यो में मेरे ख्याल में परसों दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि चीन को चाहिए कि रूस की तकलीफ न करे, बल्कि एक एज ए बिग पावर जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो इसी वजह से खटक साहब, आज शायद इसी वजह से वो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो है लियोनिंग उसमें गए हैं और 2 घंटे की मुलाकात हुई है और अमेरिकन रिक्वेस्ट पे हुई है। हाँ, वो देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि अमेरिका की अगर ये पॉलिसी है कि वो इस वक्त जो है ना चीन को रूस से वीन ऑफ करे या चीन को जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करे, वो शायद इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि साउथ चाइना सी में भी जो है चीन के साथ चीन के जो दिफाई वो हैं इंटरेस्ट हैं, या उनकी जो सॉवरेनिटी के जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में वाटर्स में, और एक वो आइलैंड है, उसमें जो है जापान और फिलीपाइंस और साउथ कोरिया इनको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं। तो साउथ चाइना का जो मसला है उसमें जो है ना चीन और अमेरिका जो है वो उनमें एक तजाद है। तो चीनी जो है इस पे सोचेंगे कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में जो है चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे जो है यूरेशिया में या यूक्रेन में यहाँ पे रूस को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो है कि ठीक है कि चीन क्लियरली ना इस साइड पे होगा, ना रूसियों की साइड पे होगा, ना अमेरिका की साइड पे होगा, लेकिन चीन के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनकी कन्वर्जेंस रशिया के साथ है, और रशिया और चीन में कोई तजाद नहीं है, कोई इंटरेस्ट का तजाद नहीं है, जबकि चीन के इंटरेस्ट का तजाद इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट का जो तजाद है वो अमेरिकन के साथ साउथ चाइना में सी में है। अच्छा, ये बताएं खटक साहब कि जो बॉर्डर स्कर्मिशेस हुआ करती थी चाइना की और रशिया की, 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है उनका 2400 माइल्स के ऊपर मुहित है, उसमें कमी आ गई है, और रशिया चाइना की जो एक साइनो रशियन थॉ है वो भी अब काफ़ी हमें नज़र आ रही है। आप ये समझते हैं कि इसकी वजह भी हो सकती है कि चाइना की तरफ वो किया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से? नहीं, वो इसलिए नहीं, वो तो जो है ना वो तो उन्होंने बॉर्डर डिमार्केशन कर ली है चीन और रूस में, वो मसला कंप्लीटली हल हो चुका है। दूसरा ये था कि उस वक्त जो सरहदें थी सोवियत यूनियन और चाइना की, उसमें कजाकिस्तान की जो सरहद थी वो भी एक लंबी सरहद थी, और कजाकिस्तान और चाइना में भी बॉर्डर डिमार्केशन हो चुकी है, तो वो बिल्कुल वो मसला खत्म हो चुका है। लेकिन अमेरिकन का अगर ये ख्याल है कि वो इसको वो करेंगे या चीन जो है उनका साथ देगा, मेरे ख्याल में ये जरा से जो है ना खुशफहमी है, ओवर सिंपलीफाइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद खटक साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, खालिद खटक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे यूक्रेन के हवाले से और ओवरऑल चाइना और रशिया के रिलेशनशिप के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। और आखिरी टॉपिक, आपको मालूम है कि आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर और गज़ल गायक और पटियाला ख़ानदान के बहुत ही होनहार सिंगर जो थे असद अमानत अली ख़ान साहब, उनकी आज 7वीं बरसी है, और उसी हवाले से हम बात करते हैं। उन्हीं के घर के एक अजीम चिराग जनाब हामिद अली ख़ान साहब, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हामिद अली ख़ान साहब, आपके साथी, आपके बहुत ही प्यारे दोस्त और आपके भतीजे असद की आज 7वीं साल अपनी बरसी है। मुझे ये बताएं कि आप उनको किस तरह याद करते हैं, क्या मकाम था उनका क्लासिकी मौसीकी में, और किस तरीके से आज उनको हम याद करें? हाँ जी, असद के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरा, हमारा बचपन से साथ था,
और बचपन से अब आपस में बहुत प्यार था, जब हमारा ट्रेनिंग का टाइम था जब, और उसके बाद फिर मार्केट में भी हम जब निकले हैं तो दोनों साथ ही निकले, और अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया पे हमारे दोनों का नाम हो गया था। और मैं असद के साथ मेरा ख्याल 15 से 20 साल तक आ रहा हूँ, गठे पूरी दुनिया पे मैंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, कई मुल्कों में, इंडिया, पूरी दुनिया पे हमने वो काम किया। ठीक है। मुझे इंडिया का मुझे वाकया याद आया कि जब मैं और असद 79 में जो हमारी शुरुआत थी बिल्कुल, हाँ जी। तो उस वक्त हमारे साथ मैं भी साथ थे, वो ऑफिशियल टूर पे हम दिल्ली गए थे। तो जब हम दोनों स्टेज पे आए ना, असद और मैं, तो इंदिरा गांधी ने बयान दिया था अखबार में, मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी स्टेज पे आ गई। वाह, क्या बात, क्या बात। तो जब फिर हमने गाया तो अब दूसरे जो लोग थे वो कभी इतने छोटे बच्चे इतने बड़े परफॉर्मेंस ने भिजवा दिया पाकिस्तान ने। जब हमने शुरू किया तो वो हॉल में ऐसे सन्नाटा फिर गया, तो फिर वो अल्लाह की मेहरबानी से पूरा वहाँ शोर मच गया कि दो बच्चे बड़े कमाल गाए। तो असद के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बड़े दोस्तों की तरह था मेरा भतीजा, लेकिन हम दोस्तों की तरह, वो मुझे हामिद कहता था, स्टेज पे कभी चचा कहते ना वो लोगों के सामने, लेकिन आगे पीछे मुझे हामिद ही कहता था वो। ठीक है। तो क्योंकि एक ही उम्र के थे हम, और बड़ा प्यार था आपस में, बड़ा एक दूसरे की मान के चलते थे हम। तो मैं उसको कहता था कि ये आइटम गाओ, हाँ। और ये करो, तो वो मेरी मानता था, वो मुझे वो कहता तो मैं उसकी मानता। सही बात। अच्छा, आपके मैं देखता था कि दोनों में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी, जैसे होता है ना कि यक जान दो कालिब वाली बात थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। अच्छा, ये बताएं कि आज अगर हम देखें, एक तो अफसोस तो सबसे बड़ा ये है कि अवाइल उम्री में ही वो हमसे जुदा हो गए, और अभी उन्होंने पता नहीं कितना अभी काम करना था। जाहिर है कि जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं कि आज क्या सूरत हाल है आपकी और आपके घराने में मौसीकी के हवाले से? अब हम अगली जो जनरेशन है वो किस हद तक आगे जा रही है और कितना इंटरेस्ट ले रही है आपकी? वो जी कहते हैं हमारे खानदान के काफी शोरगार हैं, लेकिन खानदा फतेह यहाँ के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, ठीक है, और भी बच्चे हैं हमारे खानदान में, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरे बेटे जो उनका बैंड है राघव बॉय के नाम से, हाँ जी, लेकिन मैं उनको ट्रेनिंग जो है ना, जो हमारी खानदानी विषय, वो भी मैं उनको दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही ज़रूरत है हामिद अली खान साहब, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो असद अमानत अली खान साहब के दर्जात बुलंद करे, और जो मौसीकी का आपने एक काम शुरू किया हुआ है, और ख़ास तौर पे जो क्लासिकी मौसीकी हमारी जो रूह की ग़िज़ा भी है, और हम लोग देखते भी हैं कि उस जो पायदारी उसमें है वो किसी और चीज़ में नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन आखिर में आज जो क्लोजिंग है वो आज हम असद की आवाज़ में जो एक गज़ल है वो आपके सामने पेश करते हैं। यहीं पे इसरार किसानों को इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। शहर में को लगाना क्या, शाजिद हो अब पूछ करो, इस शहर में को लगाना क्या, शाजिद हो। वैशी को सकून से क्या मतलब, को सकून से क्या मतलब, जोगी का नगर ठिकाना क्या, शाजिद हो अब पूछ करो, इस शहर में को